वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस 31st लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। पिछले लेक्चर में हमने जो गियर टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा हुआ है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब हम उसके आगे प्रोसीड करने वाले हैं। जो हमने गियर टर्मिनोलॉजी पढ़ा हुआ है उसको बार बार रिवाइज करिएगा, बार बार। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फॉर द इंटरव्यू पर्पस। अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हो तो वो गियर से तो पूछेगा ही पूछेगा, मतलब एक तरीके की जान है। तो गियर चैप्टर है, पूरी जान है। तो गियर टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़िएगा। हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए, गियर टर्मिनोलॉजी में ही आता है गियर रेशियो। ठीक है, ये गियर रेशियो क्या है? जो गियर रेशियो होता है वो रेशियो होता है T/T। अब T/T क्या है? जो G इज इक्वल टू बड़ा वाला T डिवाइडेड बाई छोटा वाला T। ये लिखा हुआ है ना, बड़ा वाला T डिवाइडेड बाई जो छोटा वाला T लिखा है। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो बड़ा वाला T लिखा हुआ है, दोनों ही है नंबर ऑफ टीथ। ये देखिए, दोनों ही है नंबर ऑफ टीथ, लेकिन एक नंबर ऑफ टीथ है गियर पर और एक नंबर ऑफ टीथ है पिनियन पर। मैंने कल आपको समझाया था, बताया था अपने पिछले वाले लेक्चर में कि जो छोटा वाला, मतलब हमारे पास दो गियर तो होंगे, लेकिन उसमें जो छोटा वाला होता है, जो छोटा गियर होता है, उसको हम पिनियन बोलते हैं, और जो बड़ा वाला गियर होता है उसको हम गियर बोलते हैं। होते दोनों ही गियर हैं, लेकिन बस स्पेसिफिकेशन की बात है, पहचानेंगे कैसे कि उन दोनों गियर में जो छोटा वाला होगा उसका एक नाम हो जाता है, उसको पिनियन बोल देते हैं। तो जो छोटा वाला गियर है उस पर नंबर ऑफ टीथ भी क्या होंगे? वो भी कम होंगे। भाई कोई बड़ा गियर है तो उस पर नंबर ऑफ टीथ जो हमने बनाए हैं वो भी ज्यादा होंगे, ठीक। और जो पिनियन है अगर छोटा है तो उस पर कम नंबर ऑफ टीथ होंगे, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर, मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे? गियर रेशियो हो जाएगा। कैसे डिफाइन करेंगे? जो बड़ा वाला गियर है उस पर कितने नंबर ऑफ टीथ हैं उसको हमने कैपिटल T से दिखाया, डिवाइडेड बाई जो छोटू वाला गियर है, छोटा वाला, उस पे कितने नंबर ऑफ टीथ है उससे डिवाइड मार दीजिए, ठीक है। तो यही होता है गियर रेशियो। देखिए यहां लिखा हुआ है ना, पिनियन के ब्रैकेट में देखिए लिखा हुआ है स्मॉल गियर। तो जो छोटा वाला गियर होगा उसी को हम बोल देंगे पिनियन, ठीक है। अब देखिए, गियर रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। जो गियर रेशियो देखिए, जो बड़ा गियर होगा उस पर ज्यादा नंबर ऑफ टीथ होंगे और जो छोटा गियर होगा उस पर कम नंबर ऑफ टीथ होंगे। तो जब आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को डिवाइड मारोगे तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ये वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज एक से बड़ी ही आएगी, या ज्यादा से ज्यादा एक से बड़ी हो सकती है। तो जो गियर रेशियो की हम वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी, दिस गियर रेशियो इज क्या होगा? या तो एक होगा या तो जनरली एक से बड़ा ही होगा, ठीक है। लेकिन जो वेलोसिटी रेशियो होता है, इस वेलोसिटी रेशियो को हम कैसे निकालते हैं? देखिए, जो पहला वाला गियर है, दिस इज द फर्स्ट गियर, और यहां पे इसी के साथ मीट कर रहा है दूसरा वाला गियर, दिस इज G(1), G(2), गियर नंबर 1, गियर नंबर 2। तो जो गियर नंबर 1 है, लेट्स से उसकी स्पीड हो गई ω1 एंगुलर स्पीड, G2 की हो गई ω2। तो यहां पे वेलोसिटी रेशियो की दो वैल्यू आ सकती है। कौन कौन सी? अगर हम वेलोसिटी रेशियो की बात करें तो वेलोसिटी रेशियो की दो वैल्यू आ सकती है, ω1 डिवाइडेड बाई ω2, ये भी वेलोसिटी रेशियो होगा, एंड वेलोसिटी रेशियो विल बी ω2 डिवाइडेड बाई ω1। मतलब चाहे आप गियर नंबर 1 की एंगुलर वेलोसिटी को गियर नंबर 2 की एंगुलर वेलोसिटी से डिवाइड मारो, या गियर नंबर 2 की एंगुलर वेलोसिटी को गियर नंबर 1 से, चाहे आप ω1 बाई ω2 निकालो या ω2 बाई ω1, ठीक है। ω1 बाई ω2 या ω2 बाई ω1, कुछ भी निकालो, दोनों को ही हम वेलोसिटी रेशियो बोलेंगे। बट जो गियर रेशियो होगा वो ऑलवेज कैसे डिफाइन किया गया है? बड़े वाले नंबर ऑफ टीथ को जब हम छोटे वाले नंबर ऑफ टीथ से डिवाइड करेंगे तब जाके बनेगा वो क्या? गियर रेशियो। क्लियर है पॉइंट? इतना क्या, इतना पॉइंट क्लियर है? ठीक, आगे आते हैं हम एंगल ऑफ एक्शन पे। एंगल ऑफ एक्शन क्या होता है? एंगल टर्न्ड बाय द गियर फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द एंगेजमेंट टू द एंड ऑफ द एंगेजमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ अ टीथ। एंगल ऑफ एक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ अप्रोच प्लस एंगल ऑफ रिसेस। मतलब जब
दोनों गियर का जिस पॉइंट पे एंगेजमेंट स्टार्ट हुआ, मतलब वो जब एंगेजमेंट बोलने का मतलब है जब वो कांटेक्ट में आए, ठीक है, उस पॉइंट से लेकर जब तक कि वो पर्टिकुलर पेयर ऑफ टीथ, मतलब जैसे मैं मानूं कि एक ये मेरा हो गया एक पेयर, मतलब एक टीथ ये हो गया पहले गियर का और दूसरे गियर का एक टीथ ये, तो जब ये कांटेक्ट में आए, जब दो टीथ मिलते हैं तो एक पेयर बनता है, दो टीथ से एक पेयर बनता है, ठीक है, तो ये पेयर बन गया। अब जब ये देखिए कांटेक्ट में आए और जब तक इनका कांटेक्ट यहां छूटा नहीं, ठीक है, ये एक टीथ एक के कांटेक्ट में आएगा फिर छूटेगा, फिर उसी वक्त सेम दूसरा गियर दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, इस तरीके से चलता रहेगा। तो जब एक टीथ दूसरे टीथ के कांटेक्ट में आया, उस समय से लेकर जब तक उनका कांटेक्ट छूट नहीं गया तब तक गियर जितना एंगल टर्न करेगा, समझ में आई बात, जहां से उनका कांटेक्ट स्टार्ट हुआ और जब तक उनका कांटेक्ट छूट नहीं गया उस दौरान गियर ने जितना एंगल टर्न किया उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एक्शन। देखिए क्या लिखा है, एंगल टर्न्ड बाय, इसको हाईलाइट करते हैं, एंगल टर्न्ड बाय गियर फ्रॉम बिगनिंग, एंगल टर्न्ड बाय गियर, angle turned by gear from the beginning of the engagement, from the engagement to the end of the engagement, मतलब जहां से कांटेक्ट स्टार्ट हुआ और जहां पे कांटेक्ट खत्म नहीं हो गया ऑफ अ पेयर ऑफ अ टीथ, उस दौरान गियर ने जितना एंगल टर्न किया उसी को हम बोलेंगे क्या, एंगल ऑफ एक्शन। तो देखिए एंगल ऑफ एक्शन में दो चीजें आ गई, कौन सी, एक तो एंगल ऑफ अप्रोच और एंगल ऑफ रिसेस। अप्रोच का मतलब होता है, अप्रोच का मतलब हुआ जहां पर दोनों गियर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, कब तक, पिच पॉइंट तक, टिल पिच पॉइंट। एंगल ऑफ अप्रोच क्या होगा, पिच पॉइंट जब तक नहीं आ गया दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे और जब पिच पॉइंट पे पहुंच गए तो पिच पॉइंट के बाद उनका अलगाव स्टार्ट होगा, दे विल स्टार्ट टू रिसेस। क्या होगा, एंगल ऑफ रिसेस आफ्टर पिच पॉइंट। ये बात समझ आई, क्या बोला मैंने, एंगल ऑफ अप्रोच का मतलब जब तक पिच पॉइंट पर नहीं पहुंच गए तब तक वो एक दूसरे के पास आएंगे और पिच पॉइंट आते ही उनका अलगाव स्टार्ट होगा, उसके बाद वो अलग होने स्टार्ट करेंगे, तो उसको हमने बोला है एंगल ऑफ रिसेस। तो एंगल ऑफ अप्रोच बोलने का मतलब है अप्रोच जहां पे वो एक दूसरे की तरफ आएंगे, कब तक, जब तक कि पिच पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते, और पिच पॉइंट के बाद वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिसेस, अलग होना चालू करेंगे। तो जब दोनों ही एंगल को हम जोड़ देंगे, दोनों ही एंगल को हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एंगल ऑफ एक्शन। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा, एंगल ऑफ एक्शन। चलिए उसके बाद हम देखते हैं कांटेक्ट रेशियो। कांटेक्ट रेशियो क्या होता है, कांटेक्ट रेशियो इज द एंगल ऑफ एक्शन डिवाइडेड बाय पिच एंगल या सर्कुलर पिच। ठीक है, आप तो इसको ऐसे याद रखो, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप सिर्फ इतना ये वाला फॉर्मूला याद रखो। मतलब कांटेक्ट रेशियो, अभी मैं आपको समझाऊंगा कांटेक्ट रेशियो का मतलब क्या होता है। कांटेक्ट रेशियो इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे याद रखो, आर्क ऑफ कांटेक्ट डिवाइडेड बाय सर्कुलर पिच, और जनरली एग्जाम्स में इसी डिफिनेशन को ही पूछा जाता है। ठीक है, कांटेक्ट रेशियो इज इक्वल टू आर्क ऑफ कांटेक्ट, आर्क ऑफ कांटेक्ट, आर्क का ए ले लिया, ऑफ का ओ ले लिया, कांटेक्ट का सी ले लिया, तो एओसी बन गया, आर्क ऑफ कांटेक्ट डिवाइडेड बाय पी ऑफ सी। पी ऑफ सी से हमने किसको रिप्रेजेंट किया था, सर्कुलर पिच को, और सर्कुलर पिच की वैल्यू कितनी होती है, पी ऑफ सी की वैल्यू हमने पढ़ी थी पाई डी डिवाइडेड बाई टी, और डी बाई टी को हमने क्या बोला था, मॉड्यूल बोला था, तो ये क्या बन जाएगा, और पाई इंटू एम। ठीक है, तो ये कांटेक्ट रेशियो और क्या बन जाएगा, कांटेक्ट रेशियो इज इक्वल टू आर्क ऑफ कांटेक्ट डिवाइडेड बाई पीसी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, पाई इंटू एम भी तो लिख सकते हैं। ये पॉइंट समझ आ रहा है। ठीक है, अब ये कांटेक्ट रेशियो करता क्या है, कांटेक्ट रेशियो का काम होता है लोड की शेयरिंग करना। लोड की शेयरिंग का मतलब देखिए, जैसे ये टीथ है, ठीक है,
तो जब ये दूसरे मेटिंग गियर के साथ कांटेक्ट में आएगा तो ऐसा नहीं होता कि किसी एक ही के साथ कांटेक्ट में है, वो एक समय पर एक या एक से ज्यादा पेयर के साथ कांटेक्ट में होता है। ठीक है, तो ये जो लोड लगा रहा होता है ना, एक टीथ दूसरे पे जो लोड लगा रहा होता है, वो जितने के साथ कांटेक्ट में रहेगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, जितने के साथ कांटेक्ट में रहेगा उतना लोड शेयर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये बोलूं कि अगर एक टीथ पे पूरा का पूरा 10 किलो न्यूटन का लोड लगा, किसी एक टीथ पर पूरा का पूरा 50 किलो न्यूटन का लोड लगा, तो उस टीथ के फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं भाई। इंपैक्ट स्ट्रेस ज्यादा आएंगे, बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा आएगा, उस पर स्ट्रेस ज्यादा आएगा ना, लोड ज्यादा लग रहा है। लेकिन अगर वही लोड दो टीथ पर डिवाइड हो गया, शेयर कर लिए दोनों ने, तो उस टीथ के फेल करने के चांसेस कम हो जाएंगे और हमारा गियर बचा रहने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो ज्यादा होगी। इसलिए जो कांटेक्ट रेशियो होता है वो बताता है हमारा लोड शेयरिंग बाय अ टीथ। एक टीथ ने जितना लोड लगाया वो कितने गियर में शेयर हो रहा है। और हम जनरली चाहते हैं कि कांटेक्ट रेशियो हमारा एक से ज्यादा ही होता है, मतलब ज्यादा ही हो, 2 के आसपास हो, तो जितना लोड लगेगा वो लगभग 2 गियर में शेयर हो जाएगा। अदरवाइज कांटेक्ट रेशियो कम होगा तो लोड शेयरिंग कम होगी, मतलब किसी एक टीथ पर लोड ज्यादा आएगा तो उसके फेल करने के ज्यादा चांसेस होंगे। क्लियर पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब यहां पे हम देखते हैं कंडीशन ऑफ करेक्ट गियरिंग। ठीक है, देखिए ये पर्टिकुलरली क्या है, ये एक डेरिवेशन है। ठीक है, कि कंडीशन, बस मैं आपको कंडीशन समझाऊंगा यहां पे लॉ ऑफ गियरिंग का क्या मतलब क्या होता है। बाकी ये डेरिवेशन अगर मैं समझाने बैठा तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम किल होना है आपका। ठीक है, और ये मेंस का सिलेबस है, अभी प्री के हिसाब से अगर मैं बात करूं, इस पे बहुत ज्यादा टाइम देने का मतलब नहीं है। ठीक है, इस चीज को हम बाद में समझेंगे, अभी के लिए नहीं। अभी आप सिर्फ ये चीज समझो यहां पे लॉ ऑफ गियरिंग क्या होता है। ठीक है, मैं यहां पे इसका डेरिवेशन नहीं समझाना चाहूंगा, बल्कि मैं इस डेरिवेशन से क्या चीज निकल के आई है, क्या नियम निकल के आया है, क्या रूल निकल के आया है, जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, देखिए लॉ ऑफ गियरिंग, लॉ ऑफ गियरिंग का मतलब है कंडीशन ऑफ करेक्ट गियरिंग। मतलब आप कब किसी चीज को गियर बोल पाओगे, किसी बॉडी को, किसी दो बॉडी को जो आपस में कांटेक्ट में है, आप उनको कब गियर बोल पाओगे, क्या वो लॉ ऑफ गियरिंग को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो गियर होने के लिए भी क्या है, कुछ नियम है, ऐसे ही नहीं किसी भी बॉडी को हम गियर बोल देंगे। गियर होने के लिए भी कुछ लॉ हैं, तो जो बॉडीज उस लॉ को फॉलो करती हैं उन्हीं को हम गियर बोल पाएंगे। तो वो जो नियम बना है वो है लॉ ऑफ गियरिंग, या उसको और क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ करेक्ट गियरिंग। कि करेक्ट गियरिंग है उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है, हम उस पर फोकस करते हैं। द लॉ ऑफ गियरिंग स्टेट्स द कंडीशन विच मस्ट बी फुलफिल्ड बाय द गियर टूथ प्रोफाइल्स सॉरी टू मेंटेन अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटीज रेशियो बिटवीन टू गियर्स। देखिए ये लिख दिया ना इसने, लास्ट लाइन पे फोकस करिएगा, सबसे लास्ट लाइन पे। ठीक, क्या है, अगर हमने दो बॉडी ली और उनकी एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो कांस्टेंट आ गया, ठीक है, अगर उनकी एंगुलर वेलोसिटीज का रेशियो कांस्टेंट आ गया तो क्या होगा, ये लॉ ऑफ गियरिंग को फॉलो करेंगे। मतलब जो पहली बॉडी है, लेट्स से ये कुछ रोटेट कर रही है ω1 एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है, उधर जो पहली बॉडी है उस पहली बॉडी का अगर आप देखो एंगुलर वेलोसिटी कितना गिवन है, ω1 पहली बॉडी का। दूसरी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी ω2। आपने क्या किया, आपने वैल्यू निकाली ω1 डिवाइडेड बाई ω2, ठीक है, एंड दिस इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होने के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं कि कब ये कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट होने के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं कि ये ω1 बाई ω2 कब आएगा। तो वो कंडीशन हमें देखनी है, कंडीशन फॉर करेक्ट गियरिंग। ये ω1 बाई ω2 अगर कांस्टेंट आ गया
तो बॉडी क्या हो जाएगी, गियर। अब ये कांस्टेंट आने के लिए भी कंडीशन है, कंडीशन क्या है उस पर ध्यान दीजिए। देखिए आगे देखिए कंडीशन क्या है, देखिए यहां पे जो ओमेगा 1/ω2 यहां पे लिखता हूं मैं, इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूं। लेट्स सी हियर, ω1 डिवाइडेड बाई ω2 इज इक्वल टू BP बाई AP, ये है, और ये कांस्टेंट। दिस इज द कंडीशन। अब देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा, देखिए इसको पढ़ते पहले। ω1 इज द क्लॉकवाइज, ये आप यहां से देख सकते हो, ω1 इज द क्लॉकवाइज, ω2 इज द एंटी क्लॉकवाइज, वही लिखा हुआ है यहां पे, ठीक है। द टू बॉडीज हैव आइदर अ रोलिंग और अ स्लाइडिंग मोशन अलोंग द टेंजेंट एट अ पिच कॉन्टेक्ट, नो रिलेटिव मोशन इज पॉसिबल अलोंग द कॉमन नॉर्मल as that will either break the contact or one body will tend to penetrate into other, ठीक है। कंडीशंस पे आते हैं, अभी मैं उसको समझाता हूं। कंडीशंस क्या है, कंडीशन देखिए, इफ इट इज डिजायर दैट एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ टू गियर्स रिमेन कांस्टेंट, अगर हम चाहते हैं, इट इज डिजायर्ड, अगर हम चाहते हैं कि इनकी, किसकी, दो बॉडीज की एंगुलर वेलोसिटीज का रेशियो जो है वो कांस्टेंट है, द कॉमन नॉर्मल, अब सुनिएगा ध्यान से, द कॉमन नॉर्मल at the point of contact of two teeth should always pass through a fixed point P. क्या कह रहा है, वापस से पढ़ते हैं। द कॉमन नॉर्मल, मैंने आपको समझाया था कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन याद आ रहा है पिछले लेक्चर का, उसी को कॉमन नॉर्मल बोलते हैं। कह रहा है द कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू टीथ, जहां पर दो टीथ आपस में कांटेक्ट पे आए, वहां पे आपने जो कॉमन नॉर्मल खींचा है या जो लाइन ऑफ एक्शन खींचा है वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट P, वो हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट P से पास करना चाहिए। क्या लिखा इसने, कि अगर हम चाहते हैं, देखिए सबसे पहले बात को समझिए, मैंने बोला कि अगर ω1 डिवाइडेड बाई ω2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, और यहां पर जब हमने उसका डेरिवेशन करके वैल्यू निकाली तो वो आ गई BP डिवाइडेड बाई AP। अभी हम समझेंगे इसको। तो हमें क्या चाहिए, गियर होने के लिए, गियर होने के लिए ω1/ω2 क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक। अब ये कांस्टेंट होने की भी कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन यहां लिखी है। सबसे पहली कंडीशन कह रहा है कि अब अगर हमें गियर बनाना है तो गियर बनाने के लिए ω1/ω2 का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये कांस्टेंट बनाने के लिए, द कांस्टेंट इफ इट डिजायर्ड दैट द एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ द टू गियर्स रिमेन कांस्टेंट। अब आगे सुनिएगा, द कॉमन नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल ध्यान आ रहा है पिछले फिगर का, ये वाला, ये मैंने दोनों सर्किल का, दोनों गियर का पिच सर्किल बनाया, और जो कॉमन नॉर्मल यहां से पास कर रहा था, यही तो था कॉमन नॉर्मल। इसी कॉमन नॉर्मल को और हमने क्या बोला था, इसी को हमने लाइन ऑफ एक्शन बोला था, ठीक। तो क्या होना चाहिए, ये दिस कॉमन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू टीथ, जहां पे यहां पर टू टीथ आपस में कॉन्टेक्ट में आए हैं गियर के, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होना चाहिए, ऑलवेज पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट P, हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास होना चाहिए। और वो फिक्स पॉइंट क्या होगा, वो फिक्स पॉइंट होगा पिच पॉइंट। वो फिक्स पॉइंट क्या होगा, पिच पॉइंट। ध्यान से सुनिए, अगला स्टेटमेंट पढ़िए, फॉर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रेशियो ऑफ द टू गियर्स, the common normal at the point of contact of two mating gear must pass through the pitch point। अब समझ में आया, जो वो फिक्स पॉइंट की हम बात कर रहे थे, वो फिक्स पॉइंट की हम जो बात कर रहे थे, ये फिक्स पॉइंट क्या होगा, ये होगा हमारा पिच पॉइंट। बात समझ में आई, मतलब ये जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इसी पिच पॉइंट P से ही पास होनी चाहिए। जब वो यहां से पास करेगा तब क्या होगा, हमारा BP/AP क्या हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। समझिए, आइए समझते हैं, पिछले फिगर में आते हैं। देखिए, अच्छा B क्या है, यहां देखिए B क्या है, B इज द सेंटर ऑफ द सेकंड बॉडी। ये जो सेकंड बॉडी है
इसका सेंटर है बी, ठीक है, और ए क्या है, ए इज द सेंटर ऑफ फर्स्ट बॉडी। तो अगर ए इसका सेंटर है तो ए तो पहले से ही फिक्स है। बात समझ पा रहे हैं? अरे यार, किसी पॉइंट के अबाउट अगर आप रोटेट कराओगे तो उस पॉइंट को तो पहले फिक्स करना पड़ेगा ना, तभी तो कोई बॉडी रोटेट करेगी। और यहां पे बी क्या है, बी पॉइंट, दिस पॉइंट बी इज ऑल्सो फिक्स्ड, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट पी, जहां पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये दिस पी जिसको हमने पी बोला हुआ है, दिस पॉइंट इज नॉट पी, व्हाट हैपेंड? देखिए, तो ये है हमारा पिच पॉइंट, ठीक है, ये है हमारा पिच पॉइंट। तो ये जो कॉमन नॉर्मल दिखाई दे रहा है, ये दिस इज द कॉमन नॉर्मल। दिस इज द कॉमन नॉर्मल। तो ये कॉमन नॉर्मल है, ऑलवेज जब इसी पिच पॉइंट से पास करेगा तो हमारा ओमेगा 1/ओमेगा 2 का रेशियो जो आएगा वो कांस्टेंट आ जाएगा। कैसे? यहां पे देखिए, ओमेगा 1/ओमेगा 2 क्या है, BP/AP। ये जब हम डेरिवेशन करते हैं तो डेरिवेशन के बाद निकल के आता है, मैं उतने डीप में नहीं जाना चाह रहा हूं, आप सिर्फ इतने को समझिए। B और A क्या है, B इज द सेंटर ऑफ द सेकंड बॉडी एंड A इज द सेंटर ऑफ द फर्स्ट बॉडी। मतलब दिस B इज ऑलरेडी फिक्स्ड एंड दिस A इज ऑलरेडी फिक्स्ड। तो अगर मैं किसी तरीके से P को भी फिक्स कर दूं तो क्या ये BP भी फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, AP भी फिक्स हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, तो क्या ओमेगा 1/ओमेगा 2 कांस्टेंट आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो इसी P को हम बोलते हैं पिच पॉइंट, और ये भी कैसा होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। तो गियर होने के लिए जो हमने कंडीशन पढ़ी, क्या पढ़ी कि ओमेगा 1/ओमेगा 2 क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और कांस्टेंट होने के लिए कंडीशन क्या आई कि हमारा जो कॉमन नॉर्मल है, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा कॉमन नॉर्मल है, दैट कॉमन नॉर्मल शुड पास अ फिक्स पॉइंट, और उस फिक्स पॉइंट को हमने क्या बोला हुआ है, पिच पॉइंट। हमारा जो कॉमन नॉर्मल है वो एक फिक्स कॉमन पॉइंट विच इज द पिच पॉइंट, वहां से हमेशा पास करना चाहिए, तभी ओमेगा 1/ओमेगा 2 का रेशियो कांस्टेंट आएगा, उनकी एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो कांस्टेंट आएगा, और तभी हमारी बॉडी कहलाई जाएगी क्या, गियर। क्या इतनी बात समझ में आई? क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे देखते हैं। तो ये प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ गियरिंग, ये आप अपने आप से करिएगा, होमवर्क है ये आपकी स्लाइड के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है फॉर द मेंस पर्पस, जब आप मेंस का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। प्रूफ फ्री में आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये पॉइंट समझ में आया कि फॉर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होने के लिए क्या होना पड़ेगा, वेलोसिटी रेशियो ऑफ द टू गियर्स, द कॉमन नॉर्मल, जो हमारा कॉमन नॉर्मल ये वाला, ठीक है, इस पिच पॉइंट से हमेशा पास करना चाहिए। आगे, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, इफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द टू टीथ ऑफ द गियर्स आर टू रिमेन इन कॉन्टेक्ट, ठीक है, वन कैन हैव अ स्लाइडिंग मोशन रिलेटिव टू द अदर अलोंग अ कॉमन टेंजेंट। देखिए इसको समझिए, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग क्या होता है ये मानिए ये एक गियर है मेरा हाथ, ठीक है, इस पे मैंने 3 तीथ लिए, तो जब इस तरीके से इनका कांटेक्ट होगा, दूसरे गियर के तीथ इसमें आगे फंसेंगे, तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है ना, ये वाला मेरे दाएं हाथ को देखिएगा, ये रोटेट कर रहा है ऐसे, ये रोटेट कर रहा है, तो ये ऐसे रोटेट करेंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। तो जरा इनको देखिएगा, इन 2 फिंगर को, ये देखिए इस पे क्या कर रहा है, ये इस वाली फिंगर को देखिए, इन दोनों फिंगर को, ये इस वाली फिंगर पे क्या स्लाइड नहीं कर रहा है, ऐसे ऐसे ही तो रोटेट करेंगे ऐसे। तो ये देखिए ये वाली, ये जो बीच वाली फिंगर है, इस बीच वाली फिंगर पे क्या स्लाइड कर रही है, ठीक, स्लाइड ही तो कर रही है ये। तो क्या है, अगर उनके बीच रिलेटिव मोशन को बैलेंस करना है तो उनके बीच एक गियर दूसरे पे क्या करेगा, स्लाइड करेगा। और
एट द पिच पॉइंट, और जब पिच पॉइंट पे आ जाएगा तो प्योर रोलिंग की कंडीशन आ जाएगी। मैंने आपको बताया ही, क्योंकि पिच पॉइंट किस पर होता है, पिच सर्कल पे। और पिच सर्कल पे क्या होता है, पिच सर्कल को हमने बोला इट इज एन इमेजिनरी सर्कल जहां पर प्योर रोलिंग होती है। तो जनरली जो गियर्स में मोशन होता है वो स्लाइडिंग भी होता है, क्योंकि एक गियर दूसरे सरफेस पर फिसलेगा ना ऐसे, तभी तो घूमेगा अपनी प्लेस पे रह के। और जब पिच पॉइंट पे हम बात करें तो पिच पॉइंट पे कैसा मोशन होता है, प्योर रोलिंग का। तो अगर आपसे कोई बोले क्या गियर में सिर्फ स्लाइडिंग होती है, नहीं। क्या सिर्फ प्योर रोलिंग होती है, नहीं। क्या स्लाइडिंग और रोलिंग दोनों होती है, हां। जनरली स्लाइडिंग मोशन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट एट द पिच पॉइंट प्योर रोलिंग होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ नहीं आएगा कितनी बार पूछा गया है इंटरव्यू में और एग्जाम्स में। ना ही प्योर रोलिंग होती है ना ही प्योर स्लाइडिंग होती है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, पार्शियली स्लाइडिंग पार्शियली रोलिंग। जनरली स्लाइडिंग ही होती है, बट एट द पिच पॉइंट पे प्योर रोलिंग हो रही हो। क्लियर है? चलिए, तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग पे आते हैं। इफ द कर्व्ड सरफेस, क्योंकि सरफेस कर्व्ड ही तो बनी होती है, स्ट्रेट थोड़ी इस तरीके से बनी होती है ना। ऐसे ही तो बनी होती है, दिस इज द कर्व्ड सरफेस ना। ये है एक कर्व्ड सरफेस ही तो बनी है सरफेस, स्ट्रेट सरफेस थोड़ी ही है ये। देखिए, इफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ टू टीथ of the gears are to remain in contact, one can have a sliding motion relative to the other along the common tangent। वही बोल रहा है, अगर उनको कांटेक्ट में रहना है तो यहां पर एक गियर ऐसे और दूसरा गियर यहां पे इस तरीके से आएगा। दूसरा गियर क्या करेगा, इस पे स्लाइड करेगा, ये दूसरे गियर का तीथ इस पर स्लाइड करेगा। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। अब ये वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग की वैल्यू क्या होती है, देखिए ये वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग की वैल्यू क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना। वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग इज इक्वल टू ω1 प्लस ω2। क्या है ω1 प्लस ω2? ω1 आपको पता है पहले गियर की एंगुलर वेलोसिटी, ω2 दूसरे गियर की एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज द फर्स्ट गियर, और यह सेकंड गियर की एंगुलर वेलोसिटी, दोनों का सम मल्टीप्लाई में पीसी। ये पीसी क्या है भाई, पीसी यहां पे देखिए, यहां पे पीसी, पी और सी। पी क्या है, पी को हमने बोला हुआ है पिच पॉइंट, पी को हमने बोला हुआ है पिच पॉइंट, जहां से कॉमन नॉर्मल ऑलवेज पास करेगा, और इसी पिच पॉइंट पर क्या होगी, हमेशा प्योर रोलिंग होगी। ठीक है, और ये सी क्या है, सी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सी क्या है, सी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पर इस वक्त दोनों गियर कॉन्टैक्ट में हैं, इस वक्त जहां पर दोनों गियर कांटेक्ट में हैं, वो पॉइंट को हमने सी बोला हुआ है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और पिच पॉइंट क्या होगा, पिच पॉइंट जहां पर हमेशा प्योर रोलिंग पॉसिबल होगी, और ये पिच पॉइंट कहां प्रेजेंट होगा, पिच सर्कल पे। क्लियर? तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग में देखिए क्या है, सम ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज ω1 प्लस ω2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द पिच पॉइंट मतलब कैपिटल पी और एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब जहां पे दोनों गियर ने, दोनों बॉडीज ने एक दूसरे को कॉन्टैक्ट किया हुआ है, तो पी और सी के बीच की दूरी। क्लियर है इतना? बट एट द पिच पॉइंट, पिच पॉइंट पे क्या हो जाएगा, पिच पॉइंट पे क्या हो जाएगा बताइए, पिच पॉइंट पे क्या होगा, यहां पे देखिए पिच पॉइंट पे मैंने आपको यही तो बताया ना कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो घूमते घूमते इस पी पर आ जाएगा। अगर हम पिच पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट पे जब ये गियर रोटेट कर रहे होंगे तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट घूमते घूमते इस पॉइंट पी पे आ जाएगा, सी वाला पॉइंट। तो पी और सी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी एट द पिच पॉइंट, दिस पीसी कितना हो जाएगा, 0। और जब ये 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग 0। मतलब प्योर रोलिंग या प्योर रोटेशन बोल सकते हैं उस वाले पॉइंट पे। ठीक है, इसका मतलब अगर पिच पॉइंट पे हम बात करें, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट करिएगा कि वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग एट द पिच पॉइंट
एट द पिच पॉइंट कितना हो जाएगा, एट द पिच पॉइंट वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग इज इक्वल टू 0, ठीक है। वहां पे उस वक्त से प्योर रोटेशन हो रहा होगा, ठीक है। जनरली क्या होती है, स्लाइडिंग मोशन होती है, बट एट द पिच पॉइंट ये जो पीसी है, ये पीसी बिकम्स 0, और जिसकी वजह से हमें वहां पे सिर्फ प्योर रोटेशन ही मिलता है। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, व्हेन टू टीथ profiles of gears are conjugate, the sliding velocity between them is always 0 all through the path of contact, is 0 at certain point, is never 0, can be made by proper selection of profile। ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क कब, जब मैं आपको अगला टॉपिक कॉन्जुगेट प्रोफाइल पढ़ा दूंगा, तब आप इसको अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। कह रहा है व्हेन टू टीथ प्रोफाइल ऑफ गियर्स आर कॉन्जुगेट। अब पहले तो आप कॉन्जुगेट का मतलब समझो, तभी तो आप कर पाओगे, ठीक है। तो मैं आपको कॉन्जुगेट बता दूंगा, तो आप फिर इसको अटेम्प्ट करिएगा। इस पे होमवर्क लिख लीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। गियरिंग कॉन्टैक्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है गियरिंग कॉन्टैक्ट कैसा होता है, बताइए। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ओनली रोलिंग एट द पिच पॉइंट। हाँ, अभी अभी तो हमने पढ़ा स्लाइडिंग होता है, लेकिन पिच पॉइंट पर आते आते प्योर रोलिंग हो जाता है, क्योंकि वहां पर यही तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ω1 प्लस ω2 इंटू पीसी, यही तो था वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग, ठीक है। और पीसी एट द पिच पॉइंट, पीसी कितना हो जा रहा था, 0। और अगर पीसी 0 हो जा रहा था, तो ये जो हमारा वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग है, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग कितना बन जा रहा था, 0। क्लियर? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है, स्लाइडिंग कांटेक्ट तो होता ही है, लेकिन एट द रोलिंग ओनली रोलिंग एट द पिच पॉइंट। क्लियर है पॉइंट? अब अभी वही जो कॉन्जुगेट प्रोफाइल की हम बात कर रहे थे, उस पे आ गए कि कॉन्जुगेट प्रोफाइल क्या होता है, ठीक है। कॉन्जुगेट प्रोफाइल क्या होता है उसको समझिए। टू ऑब्टेन द एक्सपेक्टेड वेलोसिटी रेशियो ऑफ टू टूथ प्रोफाइल्स, द नॉर्मल लाइंस ऑफ देयर प्रोफाइल्स मस्ट पास थ्रू द करेस्पॉन्डिंग पिच पॉइंट। ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो ω1 बाई ω2 है, अभी अभी हमने पढ़ा था लॉ ऑफ गियरिंग में, ये क्या होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए। और कांस्टेंट होने के लिए एक नियम आया था क्या, कि जो हमारा नॉर्मल है, कॉमन नॉर्मल, वो कहां से पास करना चाहिए, वो हमेशा एक स्टेशनरी पॉइंट, जिसको हमने पिच पॉइंट बोला, उससे पास करना चाहिए, तभी ये बीपी बाई एपी का जो रेशियो है ये कांस्टेंट आ पाएगा, एंगुलर वेलोसिटीज कांस्टेंट आ पाएगी। तो ये जो ω1 बाई ω2 है, इसको कांस्टेंट बनाना जिन प्रोफाइल्स में मिलता है, उनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट प्रोफाइल। अब जो प्रोफाइल हम बनाते हैं, मतलब कहने का है कि जो हम टीथ की प्रोफाइल बनाते हैं बेस सर्कल के ऊपर, वो तरह तरह की, ये जो प्रोफाइल हम शेप बना रहे हैं, ये जो हम शेप बना रहे हैं ना, इसी शेप को हम प्रोफाइल बोल रहे हैं। अब ये प्रोफाइल भी कई तरीके की होती है, इन्वॉल्यूट होती है, साइक्लॉइडल होती है, तरह तरह की होती है, इनको कॉन्जुगेट प्रोफाइल ही बोलते हैं। तो कॉन्जुगेट बोलने का मतलब है ये प्रोफाइल, ये जो हम प्रोफाइल यहां शेप बना रहे हैं, ये कॉन्जुगेट प्रोफाइल तब कहलाएगी जब हमें ω1 बाई ω2 का रेशियो क्या मिल जाए, कांस्टेंट। मतलब लॉ ऑफ गियरिंग का एक दूसरा रूप क्या है, कॉन्जुगेट प्रोफाइल। बात समझ में आ रहा है कि हमने जो लॉ ऑफ गियरिंग में पढ़ा कि ω1 बाई ω2 का रेशियो क्या मिलना चाहिए, कांस्टेंट मिलना चाहिए, उसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट प्रोफाइल। तो जो प्रोफाइल इसको फॉलो करें, जो भी प्रोफाइल, चाहे आप इन्वॉल्यूट बनाओ या साइक्लॉइडल बनाओ, अगर वो इसको फॉलो करें कि ω1 बाई ω2 का रेशियो कांस्टेंट दे दें, तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाएंगी, कॉन्जुगेट प्रोफाइल में। क्लियर है पॉइंट? चलिए, टू ऑब्टेन द एक्सपेक्टेड वेलोसिटी रेशियो, देखिए वही लिखा हुआ है, जो भी वेलोसिटी रेशियो है आपका, अगर वो एक्सपेक्टेड जो भी आपको मिल रहा है वो पाने के लिए, टू ऑब्टेन द एक्सपेक्टेड वेलोसिटी रेशियो ऑफ टू टूथ प्रोफाइल्स, द नॉर्मल लाइंस ऑफ देयर प्रोफाइल्स, क्या है कि उन प्रोफाइल्स का जो भी कॉमन नॉर्मल है,
मस्ट पास थ्रू द करेस्पॉन्डिंग पिच पॉइंट, उनके पिच पॉइंट, एंड पिच पॉइंट कैसा होता है, स्टेशनरी, फिक्स होता है, विच इज डिसाइडेड बाय द वेलोसिटी रेशियो। क्या होना चाहिए, वो कॉमन नॉर्मल हमेशा पिच पॉइंट से पास करना चाहिए, तभी ω1 बाई ω2 का रेशियो कांस्टेंट। ये तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। द टू प्रोफाइल्स विच सेटिस्फाई दिस रिक्वायरमेंट्स आर कॉल्ड कॉन्जुगेट प्रोफाइल। अब कह रहा है कि जो इस रिक्वायरमेंट को, मतलब जो इस रिक्वायरमेंट को, जो ω1 बाई ω2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसको जो फॉलो करती हैं, जो हमें चाहिए उसको जो फॉलो करती हैं, उन प्रोफाइल्स को हम कॉन्जुगेट प्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, कि जो ω1 बाई ω2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस फुलफिल को, जो भी हमें चाहिए, जो भी वेलोसिटी रेशियो का वैल्यू चाहिए, एंगुलर वेलोसिटीज का रेशियो, और उसकी जो भी एक फिक्स वैल्यू चाहिए, जो भी उस नेसेसिटी को या आवश्यकता को कंप्लीट करेंगी, जो प्रोफाइल्स उसको पूरा करेंगी, उन प्रोफाइल्स को हम क्या बोल देंगे, कॉन्जुगेट प्रोफाइल। क्लियर है? तो कॉन्जुगेट प्रोफाइल में दो प्रोफाइल्स हमें पढ़नी है, एक तो साइक्लॉइडल प्रोफाइल और दूसरा इन्वोल्यूट प्रोफाइल। ठीक है, तो कॉन्जुगेट प्रोफाइल में दो चीजें आएंगी, एक तो साइक्लॉइडल प्रोफाइल और दूसरा कौन सा आएगा, दूसरा आ जाएगा इन्वोल्यूट प्रोफाइल। समझ में आ गया? कॉन्जुगेट प्रोफाइल का मतलब जो इसको फॉलो करें उन्हीं को हम क्या कह देंगे, कॉन्जुगेट प्रोफाइल। इसमें दो आएंगी, एक तो इन्वोल्यूट, दूसरा साइक्लॉइडल। अब वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिएगा, कुछ नहीं है, कॉन्जुगेट प्रोफाइल हमने जो लॉ ऑफ गियरिंग पढ़ा हुआ है उसी का दूसरा वर्जन है 2.0। क्लियर पॉइंट? चलिए देखते हैं हम साइक्लॉइडल प्रोफाइल तीत क्या होता है। अब ये प्रोफाइल तीत क्या है, ये आप ऐसा समझो कि हम जो ये जो शेप बनाते हैं ना, इसकी प्रोफाइल, तीत की जो हम प्रोफाइल बनाते हैं, ये जो हम ये प्रोफाइल बना रहे हैं, ये जो हम प्रोफाइल बना रहे हैं इस तरीके की, इसी प्रोफाइल को ही, इसी शेप को ही हम बोलते हैं प्रोफाइल। तो ये तीत पर अगर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा तो ये हमारे लिए बेटर है। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो भी ऑपरेशन हो उसमें इंटरफेरेंस ना हो, उसमें इंपैक्ट स्ट्रेसेस ज्यादा ना हो, उसमें ज्यादा दिक्कत ना हो। तो हमें प्रोफाइल इस तरीके से चूज करनी पड़ती है कि हमें उसमें ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, और ऐसा भी उसमें मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं है कि अब मैन्युफैक्चरिंग करने में ही हमको बहुत टाइम लग जा रहा है, बहुत पैसा लग जा रहा है, तो वो भी ज्यादा जस्टिफाइड नहीं होगा। बात समझ गए? तो प्रोफाइल का मतलब आप समझ गए कि हम जो यहां पे ये जो शेप बना रहे हैं इसकी तीत की, तो ये जो शेप है उसी को हम प्रोफाइल बोल रहे हैं कि किस तरीके की प्रोफाइल होगी। ठीक, तो देखते हैं पहला साइक्लॉइडल प्रोफाइल कैसे मिलती है हमें। चलिए हम देखते हैं हमें कैसे मिलती है साइक्लॉइडल प्रोफाइल। आते, चलिए देखते हैं, आइए। अ साइक्लॉइडल इज द लोकस, पहले तो ये जानना पड़ेगा साइक्लॉइडल क्या होता है। अ साइक्लॉइडल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। क्या होता है? जो साइक्लॉइड होता है वो लोकस होता है। अब लोकस का मतलब होता है बिंदुपत, कई बार हम बात कर चुके हैं इसकी। अ साइक्लॉइड इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। मतलब ये आपको कब मिलेगा, मैं मोटा मोटे तौर पे आपको समझा दूं। देखिए कैसे, ये बनाया। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास सर्किल है ना, ये जो हमारे पास सर्किल है, इस सर्किल पे हमने कोई पॉइंट लिया। क्या कह रहा हूं मैं? इस सर्किल पे हमने कोई पॉइंट लिया। एक पॉइंट ले लेते हैं, ये इस सर्किल पे हमने कोई पॉइंट लिया, यहां पर इस सर्किल पे हमने कोई पॉइंट लिया। समझिएगा बात को, मैं आपको बता रहा हूं साइक्लॉइड कैसे मिलता है। ठीक है, अब थोड़ा मैं इस फिगर को छोटा कर दूं, अदरवाइज इसमें ये आ नहीं पाएगा। फिगर को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। देखिए, तो साइक्लॉइड हमें कब मिलता है? हमने एक सर्किल लिया, ठीक है,
और उस सर्किल पे हमने कोई पॉइंट इमेजिन किया अपनी तरफ से, ये लेट्स से यहां पर एक पॉइंट, यहां पर हमने एक पॉइंट इमेजिन किया, कर लिया। अब क्या कर रहे हैं, पढ़ते हैं इसको, देखिए। अ साइक्लॉइड इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल, ठीक है, कब, दैट रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द फ्लैट सरफेस। इन दिस type the faces of the teeth are epicycloids and the flanks are hypocycloids। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए, मोटे मोटे तौर पे समझिए। साइक्लॉइड कब मिलता है कि मेरे पास एक फ्लैट सरफेस है, समझ में आ रही बात। मेरे पास सबसे पहले ये जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया हुआ है, दिस ब्लैक कलर इज अ फ्लैट सरफेस। इस पे हम क्या कर रहे हैं, एक सर्किल लिया हमने, ठीक है, और उस सर्किल पे हमने कोई पॉइंट पी ले लिया, और इस सर्किल पे इसकी हम करा रहे हैं प्योर रोलिंग, इसको हम रोल करा रहे हैं। रोल विदाउट स्लिपिंग, देखिए लिखा हुआ ना यहां पर, इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द फ्लैट सरफेस, मतलब स्लिप नहीं कर रहा है, मतलब यहां पर प्योर रोलिंग की कंडीशन है। मतलब फ्लैट सरफेस पर हमने इस सर्किल को प्योर रोल करा दिया और इस पर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं। तो इस पॉइंट का जो लोकस होगा ना, इस पॉइंट का जो लोकस होगा वही हमें क्या देगा, वही हमें देगा साइक्लॉइडल प्रोफाइल। कैसे, इसको देखिए। अगर यहां पे मैं थोड़े थोड़े टाइम पे, अब क्या बना रहा हूं, थोड़े थोड़े टाइम पे मैं इसकी पोजीशन बना रहा हूं, ठीक है। लेट से जब मेरा सर्किल अभी यहां पर आ जाएगा, तो ये वाला जो पॉइंट पी है थोड़ा घूम चुका होगा, मतलब ये पॉइंट अब यहां पहुंच चुका होगा, इस वाले पॉइंट यहां पर, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे मैं थोड़ा ब्लैक कलर से बनाता हूं ताकि आपको दिखे, यहां पर, यहां पे था, अब यहां पहुंच चुका है। उसके बाद वापस से जब ये सर्किल थोड़ा और रोल करेगा, आगे जाएगा, तो आगे जाने पे लेट से सर्किल मेरा यहां पहुंच जाएगा, यहां पर। अब ये पॉइंट थोड़ा और घूम चुका होगा, और घूम चुका होगा, मतलब ये जो पॉइंट यहां पे था, अब ये पॉइंट थोड़ा यहां पहुंच चुका होगा, क्योंकि ऊपर चढ़ रहा है ना, रोल करते जा रहा है। अब थोड़ा और घूम चुका होगा, और घूम चुका होगा, तो सर्किल लेट से मेरा यहां पहुंच चुका होगा, थोड़ा सा और आगे रोल करते हुए आगे पहुंच चुका। तो अब मेरा जो पॉइंट पी था, पॉइंट पी खिसक के यहां पहुंच चुका होगा। तो ये भी पॉइंट पी है, ये भी पॉइंट पी है, और ये भी पॉइंट पी है। क्लियर, ये भी पॉइंट पी है, ये भी पॉइंट। तो ये जो पॉइंट पी का आपको लोकस मिलता जा रहा है, कभी पॉइंट पी यहां पे था, फिर जब इसने रोल करना स्टार्ट किया तो पॉइंट पी यहां पहुंच गया, पॉइंट पी यहां पहुंच गया, पॉइंट पी यहां, इनको मिलाते चले जाइए। इसका जो आपको लोकस मिलेगा कुछ इस तरीके का मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर जो ये पॉइंट पी है, कुछ समय यहां होगा, फिर रोल करते यहां पहुंच जाएगा, फिर यहां पे। तो ये जो हमको लोकस मिल रहा है ना इस तरीके से, तो यही जो लोकस मिला, दिस लोकस इज अ साइक्लॉइड। तो ये जो बिंदु पथ मिला, जो आपको आकार मिलेगा, मतलब समय समय पर बिंदु P की पोजीशन को मिलाते हुए चले जाइए, कि थोड़े थोड़े समय के बाद बिंदु P जहां जहां जा रहा है इस सरकमफेरेंस पर, वो जहां जहां प्रेजेंट है, थोड़े थोड़े समय पे उसकी पोजीशन को मिलाते चले जाइए, उसकी स्थिति को मिलाते चले जाइए। तो जो प्रोफाइल बन के आती है उसको हम बोलते हैं साइक्लॉइडल प्रोफाइल। क्लियर इतना, उसको हम बोलते हैं साइक्लॉइडल प्रोफाइल। समझ में आया, साइक्लॉइडल कुछ नहीं किया हमने, फ्लैट सरफेस पर एक सर्किल को रोल करा दिया और उस पर किसी पॉइंट का लोकस ले लिया। क्या बोला मैंने वापस से, फ्लैट सरफेस पर किसी सर्किल को प्योर रोल करा दिया और उसके सरकमफेरेंस पर किसी पॉइंट को पकड़ लिया, उसका लोकस, समय समय पर वो जहां गया उसके पॉइंट को, लोकस को मिलाते चले जाइए, वही हमें क्या देगा, वो हमें दे देगा साइक्लॉइडल प्रोफाइल। क्लियर है पॉइंट। अब बात आती है ये एपिसाइक्लॉइड क्या होता है और हाइपोसाइक्लॉइड क्या होता है। ये वैसे यहां पर भी लिखा हुआ था कि एपिसाइक्लॉइड और हाइपोसाइक्लॉइड, लेकिन मैं यहां पे समझाऊंगा। देखिए एपिसाइक्लॉइड क्या होता है और हाइपोसाइक्लॉइड क्या होता है। जैसे हमें साइक्लॉइडल प्रोफाइल मिली, वैसे ही एपिसाइक्लॉइड एक होता है, जैसे हमको साइक्लॉइडल प्रोफाइल मिली। अब वैसे ही क्या होता है, एक एपिसाइक्लॉइड होता है, यह भी प्रोफाइल होती है, बिंदुपथ होता है, और एक होता है हाइपोसाइक्लॉइड।
हाइपोसाइक्लाइड। क्लियर? अब ये दोनों क्या होते हैं देखिए, इनको हमको समझना है, तो इसके लिए पहले मैं आपको फिगर दिखा दूं, ये फिर हम पीछे आके उसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पहले मैं यहां पे रफ कर दे रहा हूं, फिर वहां पे हम चल के पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। पहले इस फिगर पे आ जाइए। देखिए, जब हम साइक्लॉइडल की बात कर रहे थे, साइक्लॉइडल प्रोफाइल की, तो हमने क्या बोला, हमने फ्लैट सरफेस पर एक सर्किल को प्योर रोल करा दिया और उस सर्किल के सरकमफेरेंस पर किसी बिंदु का बिंदुपथ आपको क्या दे देगा, साइक्लॉइडल प्रोफाइल। इतना क्लियर है? अब हम समझते हैं हाइपोसाइक्लॉइड और एपिसाइक्लॉइड। तो देखिए, अब यहां पर जैसे साइक्लॉइडल प्रोफाइल में हम क्या कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा, साइक्लॉइडल प्रोफाइल में हम फ्लैट सरफेस पर रोल करा रहे थे ना, प्योर रोल करा रहे थे। यहां पे हम ऑलरेडी कोई हमारे पास पिच सर्कल, मतलब कोई सर्कुलर सरफेस है। ध्यान से समझिएगा अंतर कहां पे है। जब हम साइक्लॉइड की बात कर रहे थे, साइक्लॉइडल प्रोफाइल की, तो हम वहां किसी फ्लैट सरफेस पर किसी सर्किल को प्योर रोल करा रहे थे। क्लियर? लेकिन जब हम एपिसाइक्लॉइड और हाइपोसाइक्लॉइड की बात करेंगे तो ऑलरेडी हमारे पास कोई सर्कुलर सरफेस होगी और उस पर अब हम क्या करेंगे, सर्किल को रोल कराएंगे। बात समझ पा रहे हैं? एपिसाइक्लॉइड और हाइपोसाइक्लॉइड को डिफाइन करते वक्त ऑलरेडी मेरे पास कोई फ्लैट सरफेस नहीं है, पहले से ही मेरे पास कोई सर्कुलर सरफेस है, पहले से ही सर्कुलर सरफेस है और उस पर मैं इसको क्या करा रहा हूं, प्योर रोल करा रहा हूं। क्लियर इतना? तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, अब इसको समझते हैं। चलिए आ जाइए, इतना आपको हिंट मिल गया। तो देखिए मेरे पास क्या है, ऑलरेडी मेरे पास कोई ये कि सर्कुलर सरफेस है। ये मेरे पास सर्कुलर सरफेस है और उस पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए, an epicycloid is the locus of a point on the circumference of a circle that rolls without slipping outside the circumference of another circle। देखा आपको क्या लिखा हुआ है, रोल्स विदाउट स्लिपिंग। इस पे ध्यान दीजिएगा, रोल्स विदाउट स्लिपिंग, रोल कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है। किस पर? आउटसाइड सर्कमफेरेंस ऑफ अनदर सर्कल। मतलब मेरे पास पहले से कोई एक सर्कुलर सरफेस है, इस बार फ्लैट सरफेस नहीं है। जब एपिसाइक्लॉइड और हाइपोसाइक्लॉइड को डिफाइन कर रहे हैं तो हम ऑलरेडी कोई सर्कुलर सरफेस है उस पर उसको प्योर रोल करा रहे हैं। ठीक? तो क्या करेगा, जब आउटसाइड सर्कमफेरेंस पर वो क्या करेगा, प्योर रोल करेगा, तो जो प्रोफाइल मिलती है उसको हम एपिसाइक्लॉइड बोलते हैं। ठीक है? और हाइपोसाइक्लॉइड क्या होता है, एन हाइपोसाइक्लॉइड is the locus of a point on the circumference of a circle that rolls without slipping inside the circumference of another circle। मतलब इस बार हम सर्किल को कहां प्योर रोल करा रहे हैं, अनदर सर्किल पे रोल करा रहे हैं, लेकिन इनसाइड, अंदर। तो एपिसाइक्लॉइड बाहर की तरफ कराते हैं और हाइपोसाइक्लॉइड अंदर की तरफ। तो देखिए अब इसको, तो ये दिखाई दे रहा है मेरे पास पहले से कोई एक सर्कुलर सरफेस, ये देखिए पहले से कोई सर्कुलर सरफेस है। ठीक? उस पर हम क्या करते हैं, ये मेरे पास जब कोई सर्किल है, ठीक है, तो ये जो सर्किल है इसको जब हम बाहर की तरफ रोल कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एपिसाइक्लॉइड। और जब इसको हम देखिए अंदर की तरफ रोल करा रहे हैं, ये इनसाइड द सर्कल, तो ये अंदर हो गया, वो वाला बाहर हो गया। अरे भाई मेरे पास कोई सर्कुलर सरफेस है, तो ये सर्कुलर सरफेस के आउटसाइड यही तो हुआ और सर्कुलर सरफेस के इनसाइड यही तो हुआ। तो अंदर वाला क्या देगा, अंदर वाला हाइपोसाइक्लॉइड देगा और बाहर वाला क्या देगा, बाहर वाला एपिसाइक्लॉइड देगा। यही तो लिखा हुआ है उसमें। ठीक है? तो जब आप इसको रोल कराओगे, मतलब जब इस सर्किल को रोल कराओगे, मतलब ये जो सर्किल आपको दिखाई दे रहा है, ये सर्किल, दिस सर्किल, इसको हमें रोल कराना है। कहां रोल कराना है, इनसाइड इनसाइड का, किसके इनसाइड, दूसरा जो एक रेडियस हमको मिला है, दूसरा एक सर्कुलर सरफेस है, उसके अंदर की तरफ रोल कराएंगे। और यहां पर इस वाले सर्किल को उस सर्कुलर सरफेस के, ऑलरेडी कोई सर्कुलर सरफेस है उसके आउटसाइड पे रोल कराना है। तो आउटसाइड वाला क्या दे देगा,
एपिसाइक्लॉइड और अंदर वाला इनसाइड वाला क्या दे देगा, हाइपोसाइक्लॉइड। क्लियर है बात? ठीक है, तो देखिए इसको जब हमने रोल कराया, इस पूरे को मैं क्लियर कर रहा हूं, देखिए इसको जब मैं अंदर की तरफ रोल करा रहा हूं ये, तो यहां से इसने रोल करना स्टार्ट किया और रोल करते करते ये यहां पर पहुंच गया। ठीक है, ये वाला जो सर्कल था इसको मैंने रोल करा दिया, ऐसे रोल करा दिया क्लॉकवाइज, तो ये इस पर रोल करते 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 यहां पे पहुंच गया, इस वाले पॉइंट पे। और इसको जब मैं रोल कराऊंगा यहां से, तो पॉइंट बी से ये पहुंच गया यहां पर। समझ में बात आ रही है? इसको मैं रोल करा रहा हूं इस तरफ, ठीक है, और इसको रोल करा रहा हूं इस तरफ, तो जहां पे ये प्रोफाइल एंड हो रही है वहीं से दूसरी वाली स्टार्ट हो रही है, ये इस तरीके से। समझ पा रहे हैं बात को? हाइपोसाइक्लॉइड जहां पे एंड हो रहा है वहीं से एपिसाइक्लॉइड स्टार्ट भी होगा। तो ये जो प्रोफाइल बन रही है ये, इस पे ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए। देखिए ये जो प्रोफाइल होती है ना इस तरीके की, ये तो यही तो हम यूज करते हैं अपने उसमें, किसमें, गियर में। तो ये जो थोड़ा पोर्शन उसमें हम हाइपोसाइक्लॉइड का बनाते हैं और थोड़ा पोर्शन एपिसाइक्लॉइड का। मतलब जब भी साइक्लॉइडल प्रोफाइल आपके पास होगी ना इस तरीके से, ऐसे होती है थोड़ी, उसमें थोड़ा अंडर कटिंग होती है, बाद में हम पढ़ेंगे क्या होती है। तो साइक्लॉइडल प्रोफाइल कुछ इस तरीके से होती है, मतलब ऊपर का पोर्शन जो होता है, ऊपर का पोर्शन एपिसाइक्लॉइड होता है। देखिए जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ये किसमें बना हुआ है, ये एपिसाइक्लॉइड में बना हुआ है, और जो नीचे वाला पोर्शन है, लेट मी क्लियर दिस, देखिए जो ऊपर वाला पोर्शन बना हुआ है ये किसमें बना हुआ है, ये बना हुआ है एपिसाइक्लॉइड में। देखिए ये, ओह शिट, और जो नीचे वाला पोर्शन बना हुआ है वो किसमें बना हुआ है, नीचे वाला पोर्शन बना हुआ है हाइपोसाइक्लॉइड। मतलब अगर मैं कोई साइक्लॉइडल प्रोफाइल बनाता हूं यहां पे इस तरीके से, लेट्स से ये पिच सर्किल हो गया, तो ऊपर का जो पोर्शन होगा, पिच सर्किल के ऊपर का पोर्शन, वो कैसा होगा, वो एपिसाइक्लॉइड होगा। और जो पिच सर्किल के नीचे का पार्ट होगा वो कैसा होगा, वो हाइपोसाइक्लॉइड होगा। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया, पिच सर्किल के ऊपर का पोर्शन एपिसाइक्लॉइड और पिच सर्किल के नीचे का पोर्शन हाइपोसाइक्लॉइड। ऐसे ही तो बनी है प्रोफाइल वहां पर। इसको देखिए, अब यहां पे एक चीज ध्यान से देखिए, इसको मैं क्लियर करता हूं और वापस से क्वेश्चन पे आऊंगा अभी, जिस पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेट मी ड्रॉ दिस फिगर अगेन। और यहां पे थोड़ा सा अंडर कटिंग है, साइक्लॉइडल में थोड़ी सी अंडर कटिंग। देखिए ये मैंने बनाया यहां पे पिच सर्किल, इस तरीके से पिच सर्किल जा रहा है, तो ऊपर वाला पोर्शन क्या दे रहा है मुझे, जो ऊपर वाला पोर्शन है ये, दिस ऊपर वाला पोर्शन क्या दे रहा है मुझे, ये दे रहा है एपिसाइक्लॉइड। ठीक है, पूरा पोर्शन अंदर की तरफ, और नीचे वाला पोर्शन क्या दे रहा है, ये दे रहा है मुझे हाइपोसाइक्लॉइड। अब तो ये एपिसाइक्लॉइड ऊपर वाले पोर्शन में बन रहा है, तो यार हमने ये भी तो पढ़ा है कि जो पिच सर्कल के ऊपर का पिच सरफेस होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, फेस, और नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, फ्लैंक। पिच सर्कल के नीचे वाले पोर्शन को फ्लैंक ही तो बोलते हैं। तो जो एपिसाइक्लॉइड बना होगा, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, किधर बनता है, फेस वाले पोर्शन में। मतलब जिस तरफ फेस होता है उसी तरफ एपिसाइक्लॉइड भी होता है, और फ्लैंक जिस तरफ होता है उस तरफ क्या होता है, हाइपोसाइक्लॉइड होता है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसको हम पहले पढ़ लेते हैं जो यहां पे लिखा हुआ है। देखिए, तो इसको तो हमने पढ़ के आपको बता दिया कि रोल्स विदाउट स्लिपिंग। एपिसाइक्लॉइड में क्या होगा, आउटसाइड द सर्कमफेरेंस ऑफ अनदर सर्किल, और हाइपोसाइक्लॉइड में इनसाइड द सर्कमफेरेंस ऑफ अनदर सर्किल। क्लियर है पॉइंट? The property of the hypocycloid is that any instant the line joining the generating point with the point of contact of two circles normal to the hypocycloid। इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है, या इसको हम बाद में समझेंगे। ठीक है,
दिस इज फॉर द एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। इसको हम हटाते हैं, इस पे आते हैं। ये जो बात मैंने यहां पे आपको समझाई, ये चीज समझ में आ गई, ठीक। अब देखिए टाइप ऑफ टीथ प्रोफाइल में मैशिंग ऑफ टीथ। देखिए मैशिंग का मतलब समझिए, मैशिंग मतलब होता है कि जहां पर दो गियर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए होते हैं ना, जहां पर कांटेक्ट में आके वो पावर को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, मतलब कनेक्शन। जब ये गियर के तीत आपस में इस तरीके से कांटेक्ट में आके पावर को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, ठीक है, वही होता है मैशिंग ऑफ गियर, कि कांटेक्ट में आ गए हैं और वो घूम रहे हैं और पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वही होता है क्या, मैशिंग। तो ड्यूरिंग मैशिंग ऑफ टीथ, मतलब जब कांटेक्ट में आ चुके हैं और पावर ट्रांसमिट हो रही है, द फेस ऑफ टूथ ऑफ वन गियर इज टू मैश विद फ्लैंक ऑफ अनदर गियर। इसको समझिए भैया, ये देखो, ये मैंने किसी गियर का क्या बना लिया, ये मैंने किसी गियर का बना दिया, ये ऊपर वाला फेस, ये पिच सर्किल हो गया, ये पिच सर्किल हो गया, ठीक है। ऊपर का पोर्शन क्या हो जाएगा, ये अंदर की तरफ जो गया हुआ है सरफेस, दिस इज द फेस, और ये हो गया फ्लैंक। अब देखिए इसके साथ जो कांटेक्ट में आएगा, ऐसे ही तो होगा, मान लीजिए गियर की एक सरफेस है, तो इसके साथ दूसरे गियर का क्या आएगा, टीथ ही तो कांटेक्ट में आएगा। अब वो कांटेक्ट में क्या आएगा, इस तरीके से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिगर को ध्यान दीजिएगा। तो वहां पे दूसरा गियर यहां पे जो कांटेक्ट में आएगा कुछ इस तरीके से होगा ना, तो जो दूसरा गियर यहां कांटेक्ट में आएगा, ध्यान से देखिए, तो दूसरे गियर का ये वाला जो ऊपर का पोर्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो फेस हो जाएगा, और नीचे का पोर्शन क्या हो जाएगा, फ्लैंक हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, जो दूसरा गियर जो मैं रेड कलर से बना रहा हूं, उसका ये वाला पोर्शन तो बॉटम पोर्शन हो जाएगा ना, और वो क्या हो जाएगा, दूसरे गियर का फ्लैंक हो जाएगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। अगर ये गियर का जहां पे पतला वाला पोर्शन है वो फेस वाला है, और जहां मोटा वाला पोर्शन है वो फ्लैंक वाला है, तो ये पोर्शन दूसरे गियर का फ्लैंक होगा और ये दूसरे गियर का फेस। ये क्या है, पहले गियर का फेस वाला पोर्शन और पहले गियर का फ्लैंक। तो जब भी दो गियर आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो आप देखो यहां पर एक का फ्लैंक दूसरे के फेस के साथ कांटेक्ट में रहता है कि नहीं रहता। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो। जब दो गियर कांटेक्ट में आते हैं, मैश कर रहे होते हैं, मैशिंग होती है, तो एक गियर का फेस दूसरे गियर के फ्लैंक के साथ कांटेक्ट में आता है। वही तो हो रहा है भाई। ये मानिए ये गियर है, ठीक है, ये मेरा गियर है, इस फिंगर के आधे पोर्शन के ऊपर का पोर्शन क्या है, फेस है, और नीचे का पोर्शन फ्लैंक है। अब दूसरा वाला गियर इसके साथ ऐसे ही तो कांटेक्ट में आएगा, तो दूसरा वाला गियर ये है, दूसरे वाले गियर का ये जो इतना पोर्शन है, ये नीचे का, ये फेस हो जाएगा, ये फ्लैंक हो जाएगा, तो ऐसे ही तो कांटेक्ट में आएंगे। तो एक का फेस दूसरे के फ्लैंक के साथ ही तो कांटेक्ट में आता है, वही लिखा हुआ है यहां, ठीक। पढ़ते हैं इसको हटा देता हूं मैं, पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। ड्यूरिंग मैशिंग ऑफ टीथ द फेस ऑफ अ टूथ ऑन वन गियर इज टू मैश विद द फ्लैंक ऑफ अनदर टूथ ऑन द अदर गियर। कह रहा है कि एक का फेस दूसरे के फ्लैंक के साथ कांटेक्ट में आता है, ये तो हमें पता ही है, ठीक। दस फॉर प्रॉपर मैशिंग, अब कह रहा है अच्छे से कांटेक्ट होने के लिए, ताकि गियर के बीच जो पावर ट्रांसमिट हो रही है वो बहुत स्मूथली हो, बहुत अच्छे से हो, फॉर द प्रॉपर कॉन्टैक्ट, फॉर द प्रॉपर मैशिंग या प्रॉपर कॉन्टैक्ट, इट इज नेसेसरी दैट द डायमीटर ऑफ द सर्किल जनरेटिंग फेस। ध्यान से समझिएगा बात को, लाइन को। इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है, दैट द डायमीटर ऑफ द सर्किल generating face of a tooth is the same as the diameter of the circle generating flank of the meshing tooth। मतलब समझ आया आपको। कह रहा है
कि जब भी प्रॉपर मैशिंग हो, इसके लिए कंडीशन क्या लगा दी, इट इज नेसेसरी दैट द कि जो डायमीटर है ऑफ द सर्कल जनरेटिंग फेस, मतलब एक का जो डायमीटर है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए दूसरे वाले के। पढ़िए, वापस से पढ़िए, इट इज नेसेसरी, ये आवश्यक है, दैट द डायमीटर ऑफ द सर्कल जनरेटिंग फेस, डायमीटर ऑफ द सर्किल मतलब उस सर्किल का डायमीटर जो फेस जनरेट कर रहा है ऑफ अ टूथ, ठीक है, इज द सेम एज द डायमीटर ऑफ द सर्किल जनरेटिंग द फ्लैंक ऑफ द मैशिंग टूथ। बात समझ में आ गई कि एक का जो फेस है वो दूसरे के फ्लैंक के साथ में कांटेक्ट में आ रहा है ना, तो एक गियर का जो फेस है उसका जो सर्किल डायमीटर है, जनरेटिंग सर्किल डायमीटर, एक का फेस दूसरे के फ्लैंक के साथ कांटेक्ट में आया, तो एक गियर के फेस की बात कर रहा है कि उसका जो डायमीटर ऑफ सर्किल है फॉर द जनरेटिंग फेस वो सेम होना चाहिए। ये फेस किसके साथ कांटेक्ट में आ रहा है, फ्लैंक के साथ, तो दूसरे का जो फ्लैंक है उसका भी सेम होना चाहिए। जनरेटिंग फेस ऑफ अ टूथ इज द सेम एज द डायमीटर ऑफ द सर्किल जनरेटिंग फ्लैंक ऑफ द मैशिंग टूथ, मतलब जो एक का फेस दूसरे के फ्लैंक के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, तो जो फेस वाला सर्किल जनरेटिंग है वो दूसरे वाले के फ्लैंक जनरेटिंग सर्किल के डायमीटर के सेम होना चाहिए, तभी तो प्रॉपर कांटेक्ट हो पाएगा। ये कंडीशन है प्रॉपर कांटेक्ट के लिए। टाइप ऑफ टीथ प्रोफाइल में देखिए, इन केस ऑफ साइक्लॉइडल टीथ द प्रेशर एंगल वेरीज। देखिए ये जो सारी चीजें हैं ये आपको डिफरेंशिएट करेंगी, बताएंगी कि साइक्लॉइडल और इन्वॉल्यूट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी हम इन्वॉल्यूट भी बाद में पढ़ेंगे, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल क्या होती है। इन केस ऑफ साइक्लॉइडल टीथ द प्रेशर एंगल वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम एट द बिगिनिंग ऑफ एंगेजमेंट टू द जीरो व्हेन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, maximum at the beginning of engagement to zero when the point of contact coincides with the pitch point, and then again increases to maximum in the reverse direction if the central distance between the two pitch circles varies, the point P is the shifted and the speed of the driven gear would vary, law of gearing will fail। देखिए मैं इन दोनों पॉइंट को, जो इतना स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स में बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद अभी हम प्रोफाइल, आपको सिर्फ उतना ही ध्यान में रखना है। देखिए चीजों को सीखिए, रटिए नहीं। तो मैं इन दोनों चीज को आपको सिखा रहा हूं, क्या मतलब है इन दोनों लाइन का, छोटे तौर पे समझिएगा। इतने का मतलब क्या है, इसमें यह बता रहा है कि जो प्रेशर एंगल होता है ना, इसमें जो हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली प्रेशर एंगल को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो प्रेशर एंगल याद आ रहा है, प्रेशर एंगल कैसे निकाला था, तो साइक्लॉइडल के केस में जो प्रेशर एंगल होता है दैट इज नॉट कांस्टेंट। ये प्रेशर एंगल बदलता रहता है, टाइम टू टाइम ये प्रेशर एंगल बदलता रहता है। मतलब जब कांटेक्ट स्टार्ट हुआ तो फाई क्या होगा, मैक्सिमम होगा, फिर पिच पॉइंट पे जब पहुंच जाएगा तो प्रेशर एंगल 0 हो जाएगा, वापस से प्रेशर एंगल बढ़ने लगेगा। जबकि इन्वॉल्यूट में, जब हम इन्वॉल्यूट पढ़ेंगे, इन्वॉल्यूट में दिस फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट ड्यूरिंग द होल मोशन। इन्वॉल्यूट में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे जो प्रेशर एंगल रहता है, जब तक गियर का ऑपरेशन हो रहा होता है, पूरे गियरिंग ऑपरेशन के दौरान फाई बदलता नहीं है, फाई कांस्टेंट रहता है। लेकिन यहां पर फाई क्या होता है, बदलता रहता है, ठीक है। साइक्लॉइडल में फाई चेंज होता रहता है। स्टार्टिंग में जब उनका कांटेक्ट स्टार्ट होगा तो उस वक्त प्रेशर एंगल सबसे मैक्सिमम होगा, फिर पिच पॉइंट पे 0 हो जाएगा, फिर वापस से मैक्सिमम हो जाएगा एट द एंड ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है। लेकिन इन्वॉल्यूट के केस में जो फाई होता है वो कांस्टेंट होता है ड्यूरिंग द होल मोशन। क्लियर। और दूसरे वाले पॉइंट का ये मतलब है कि इफ द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू पिच सर्किल वेरीज, मतलब जो हमारे सर्कल्स होते हैं, जो हमारे सर्कल्स होते हैं, सर्कल मतलब जो ये
अरे इन्हीं पे तो गियर को लगाओगे यार, मतलब ये पिच सर्किल हो गया, इन्हीं पे इस तरीके से गियर टूथ फिक्स होते हैं ऐसे। अब कह रहा है इनका जो सेंटर है, अगर इनके बीच की सेंटर डिस्टेंस को हम चेंज करें, मतलब सेंटर डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ा दें इस तरीके से, तो अब जो ओमेगा 1/ω2 है दैट डजंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो वेरी करता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो वेरी करने लगता है। जो ओमेगा 1/ω2 है दैट, बात समझ में आ गई। जबकि इन्वॉल्यूट में क्या होगा, इन्वॉल्यूट में जब हम सेंटर डिस्टेंस को भी चेंज करेंगे, मतलब जब हम इन्वॉल्यूट प्रोफाइल पढ़ेंगे, असल में मुझे ये चीज आपको कंपैरिजन में पढ़ानी चाहिए थी, तो आपको दोनों कंपेयर हो जाता, साइक्लॉइडल और इन्वॉल्यूट। लेकिन ये इंफॉर्मेशन एक सेपरेट, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसको एक अलग टॉपिक देकर ही आपको समझाऊं। जनरली ये डिफरेंस में आते हैं कि एक तरफ साइक्लॉइड होता है, एक तरफ इन्वॉल्यूट, क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा ब्रीफली बता दूं। तो इन्वॉल्यूट में क्या हो जाएगा, इन्वॉल्यूट में जब हम सेंट्रल डिस्टेंस को भी चेंज करेंगे ना, तो भी वहां पर ओमेगा 1/ω2 का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट ही बना रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन साइक्लॉइडल के केस में चेंज हो जाता है। ये पॉइंट समझ में आया। तो साइक्लॉइडल का जो पहला पॉइंट है ये आपसे ये बता रहा है कि इसमें जो फाई होता है, पहला वाला पॉइंट आपको ये बता रहा है दैट द फाई डजंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। जो फाई होता है ये कांस्टेंट नहीं होता। और दूसरा वाला पॉइंट क्या बता रहा है, अगर सेंटर डिस्टेंस बदल गई, अगर सेंटर डिस्टेंस चेंज हो गई तो क्या हो जाएगा, ओमेगा 1/ω2 भी क्या हो जाएगा, वेरी कर जाएगा, बदल जाएगा। तो फिर लॉ ऑफ गियरिंग फेल हो जाएगी भाई। जब ओमेगा 1/ω2 कांस्टेंट नहीं मिलेगा, बदलने लगेगा, तो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ गियरिंग फेल हो जाएगी। लॉ ऑफ गियरिंग फेल हो जाएगी तब इसको हम गियर ही नहीं बोल पाएंगे। तो साइक्लॉइडल में ये वाली दिक्कत है। ठीक है, अब हमारा आता है इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। ये इन्वॉल्यूट प्रोफाइल हम अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले भी मैं थोड़ा आपको साइक्लॉइडल के बारे में बता दूंगा, ताकि आप जब पढ़ने स्टार्ट करो इन्वॉल्यूट, ताकि आपको एक क्लियर इमेज बने, हाँ साइक्लॉइडल और इन्वॉल्यूट में क्या डिफरेंस होता है। मैं दोनों को साथ साथ आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, डिफरेंस बताते हुए, क्योंकि जब आप ग्रुप में पढ़ोगे ना चीजों को, इन्वॉल्यूट और साइक्लॉइडल में क्या क्या डिफरेंस है, आपका दोनों तैयार हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ टीथ प्रोफाइल में इन्वॉल्यूट प्रोफाइल से। ठीक है, बाकी आप इतना आज रिवाइज करो अच्छे से। ठीक है, और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।